सो हेलो मित्रों। तो आज हम 11th की जर्नी शुरू होती है और सबसे पहला चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर बोटनी का, जो कि है सेल। उसे का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। तो पार्ट 1 पे फोकस करते हैं। फर्स्ट थिंग, सेल है क्या भाई? तो पहली बात, एनसीईआरटी की एकदम गहराई में जाना होगा अगर आप 11th में हो और यू आर टारगेटिंग नीट। तो पहला जो चीज़ है सेल, तो उसका डिफिनेशन बेसिकली यही होता है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब सेल ही एक ऐसा वो चीज़ है जिसके कारण से हमारी बॉडी में जितने भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हो गई, जितने भी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हो गई, या जितने भी सारी एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ सेल। यहीं पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया गया है, व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो इसका आंसर बेसिकली है, सेल ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण से एक आदमी जीवित रह सकता है। एक कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं है, मीन्स दैट अगर वो सेल नहीं है इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं है। अगर अगर वो आदमी लिविंग है इसका मतलब उसके अंदर सेल होगा ही होगा। सेकेंड, अब सेल के दो टाइप हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो केवल सिंगल सेल के कंपोज होते हैं, केवल सिंगल सेल के बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स, सॉरी। उसके अलावा कुछ होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं। तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और बैक्टीरिया वहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ी चीज़ें लिखी गई हैं एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। यूनिसेलुलर्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं, उसके अलावा ये इसेंशियल फंक्शंस अपनी लाइफ का परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स केवल एक सेल है, यूनि से ही समझ लो। यूनि का मतलब वन होता है, तो वन, और सेल्यूलर मतलब सेल, उसी तरह मल्टी सेल्यूलर, तो मल्टी का मतलब मालूम ही है, और वो सेल, ठीक है। तो उसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, मतलब वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा ये अपने लाइफ की इसेंशियल फंक्शंस ये खुद ही परफॉर्म करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बातें आज हम करेंगे। कोई ज़्यादा डीप बात नहीं करूँगा मैं आज, केवल बेसिक बेसिक ही बातें करूँगा। ये सब आप लोग 9th क्लास में आई थिंक पढ़ चुके होंगे। अब उसी के बाद से बात आती है डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी, कहाँ से की थी, कहाँ कहाँ गए वो लोग, सॉरी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जिसने ये थोड़ा मतलब लाइन ऊपर नीचे हो गया है। तो पहले जिसने पहले डेड सेल खोजा गया था, डेड सेल खोजने वाले का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हुक ने डेड सेल किया था ओक ट्री में। उन्होंने कहाँ आइडेंटिफाई किया था डेड सेल? ओक ट्री में फाइंड किया था। उसके बाद से क्वेश्चन आए अगर होगा तो ऐसे होगा, हु डिस्कवर्ड डेड सेल? तो डेड सेल में रॉबर्ट हुक होगा। उसके अलावा एंटन विन लिविन हुक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था, ठीक है, एंटन विन लिविन हुक। उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। ये एंटन विन लिविनहुक, ये रॉबर्ट हुक साहब, तीनों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और मतलब एंटन विन लिविनहुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसी से उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसकी वजह से और सारे जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिल्स हैं, उनको हम लोग जान पाए, पहचान पाए और समझ पाए। अब सेल थ्योरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो सेल थ्योरी सबसे पहले 1838 में मैथिस स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स को लिया और उसको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट जो है वो सेल से ही मिलके बने हैं, सेल और उसके टिश्यूज से मिलके बने हैं। उसके बाद से शवान आते हैं 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन कौन थे?
जर्मन बॉटनिस्ट 1838 में थे, उन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च करी थी। बट 1839 में स्वान आते हैं जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को लिया, उसके ऊपर रिसर्च करी। उसके अलावा उन्होंने प्लांट सेल्स के भी ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने बाद में एक हाइपोथेसिस दी। एक बात याद रखिएगा, स्लाइडेन श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी और इन स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, स्लाइडेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है। और स्लाइडेन एंड श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी। क्या हाइपोथेसिस दी थी कि जो बॉडीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है वो किससे मिलके बने हैं, वो या तो सेल से मिलके बने हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इसमें श्वान साहब ने ये भी बताया था कि प्लांट सेल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, एनिमल सेल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल्स में पाई जाती है। यह श्वान साहब ने ही बताया था। उसके बाद से 1855 में आते हैं रोडोल्फ वर्चू विर्को साहब, सॉरी, और इन्होंने बोला कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, मीन्स दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सिंपल भाषा में इन्होंने बताया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, सिंपल सा लैंग्वेज में इन्होंने इस बात को बता दिया था। इन्होंने हाइपोथेसिस जो दी गई थी स्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा उसको मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। स्लाइडेन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी एंड Rodolph Virchow modified the cell theory and give a final shape it to it. ओके, यहाँ पे सेल थ्योरी निपट जाती है। सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी आज हम लोग कैसे जानते हैं, तो सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे सेल्स के बने या फिर उनके प्रोडक्ट्स के बने हैं। उसके अलावा ये दिया गया था स्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा, श्वान ने सर ने इस पर हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद से उन दोनों ने मिलकर इसको फॉर्मुलेट किया था और उसके बाद सेकेंड अपना था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दिया गया था रोडोल्फ विर्को साहब के द्वारा इन 1855 इन सिंपल लैंग्वेज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये 3 ग्रेट साइंटिस्ट की पिक्चर्स हैं, रोडोल्फ विर्को, श्वान, स्लाइडेन। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, वर्सेस लिखना छूट गया, सॉरी, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट हो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जैसा कि पिक्चर में आप लोग देख सकते होगे, ये हमारा कौन सा सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है और ये अपना यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे न्यूक्लियस किस तरह बिखरा पड़ा है, बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ है और अच्छे तरीके से उसमें प्रेजेंट है। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी कुछ कुछ प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बट प्रोकैरियोटिक में ये नहीं है। यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि क्या प्रोकैरियोटिक में और क्या यूकैरियोटिक में, इसे आप एक बार देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स होते हैं, वो क्या होता है वो बाद में बताया जाएगा। उसके बाद से यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो साइटोस्केलेटन होता है वो वेल डेवलप होता है, बट इनका डायनामिक साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। और मेन जो डिफरेंस होता है वो यही कि यूकैरियोटिक सेल्स का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और कुछ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के बीच आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कि सेल कैसा दिखता है। सिंपल सा बातों में बोला था कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री रहती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा बाउंड्री वो रहती है जिससे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर एक सेल के अंदर, मतलब प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिससे अपन लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, डेंस स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए बोला जाता है,
इसी के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए इस तरीका से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट रहता है जिससे कैरेक्टर इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद से इसके अलावा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के कारण से जो सेल है वो लिविंग स्टेट में रह पाता है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैकॉल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद से राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है, ये हर एक सेल में पाया जाता है, फिर वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। बस यही था ओवरव्यू ऑफ सेल, मैंने तुम लोग को बता दिया। अब एक चीज है सेल शेप एंड साइज। सेल किस शेप में और साइज में आते हैं? सेल मतलब बहुत सारे शेप और उसके साइज है और एक्टिविटीज भी है, मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी शेप में है, कोई किसी शेप में है। पहला एक चीज है माइकोप्लाज्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, उसका उसका नाम है माइकोप्लाज्म, जो कि 0.3 यूएम है इन लेंथ में। बट वहीं बैक्टीरिया की अपन बात करें तो वो 3 to 5 में है। लार्जेस्ट अगर सिंगल लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है लार्जेस्ट सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का जो डायमीटर होता है वो 7.0 के आसपास 7.0 होता है। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स है। एक बात याद रखना, लार्जेस्ट सेल्स की बात करें तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, बट जब लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होगा। उसके अलावा हम इनके अभी साइज के बारे में बात कर ली, अब इनके शेप्स के बारे में। तो ये बहुत सारे शेप्स में आते हैं, डिस्क लाइक शेप में, पॉलीगन, कलमिनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर शेप में भी आते हैं। शेप जो सेल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो सिंपल सी भाषा में फंक्शन पे डिपेंड करता है। द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, व्हाट इट परफॉर्म्स। ये कुछ पिक्चर दिए गए हैं शेप्स के आधार पे, जैसे रेड ब्लड सेल्स का शेप राउंड एंड बायोकनकेव है, वाइट ब्लड सेल्स का शेप ऐसा है। कलमिनार इपिथेलियल सेल्स, जो कि आपने 9th क्लास में टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसा है। ट्रैकाइड का दिया हुआ है, एलोंगेटेड शेप में है। मेसोफिल सेल्स है, नर्व सेल है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके एग्जांपल्स कुछ होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया, पीपीएलओ हो गया। उसके अलावा ये जनरली स्मॉलर होते हैं, बहुत तेजी तरीका से, मतलब इतना तेज ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिसका हद हिसाब नहीं है। एक ह्यूमन सेल अगर 24 घंटा में 1 से 2 होगा ना, तो मतलब ये यूकैरियोटिक की बात होगा। ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक सेल अगर 1 घंटा 24 घंटा में 1 से 2 होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स 24 घंटे में लाख करोड़ हो सकते हैं, 24 घंटे में, ठीक है। इसके 4 बेसिक शेप होते हैं। पहला बेसिलस रोड लाइक में, उसके बाद से कॉकस, उसके बाद से विब्रियो, और उसके बाद से स्पेरेलम, ठीक है, स्पाइरल इससे हम बोल सकते हैं। शेप्स कैसे होते हैं ये इसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स भी बता दिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन्युल की, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ। फिगर यहाँ पे है इसका, ये रहा तुमको प्रोकैरियोटिक सेल्स का फिगर, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लो भाई। अब प्रोकैरियोटिक सेल पता तो चल गया ये है, बट प्रोकैरियोटिक सेल है होता कैसे है? यहाँ पे मैंने बता दिया, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें, माइकोप्लाज्म होता है, पीपीएलओ हो गया। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉलर होते हैं और तेज़ी से रैपिडली मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 4 बेसिक शेप्स होते हैं इसके, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के एक मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि कैसा दिखता है। पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एक माइकोप्लाज्म को छोड़ के हर एक में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक माइकोप्लाज्म को छोड़ के।
उसके अलावा इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे अपन लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अगर कोई तुम्हें बोले भी ना बनाने को तो प्रोकैरियोटिक बस ऐसा बना दो, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बनाना है, बस एक ऐसा बना दो। फिर उसके बाद से इधर प्लाज्मिड बना दो और उसके बाद से करो बस उसके बाद से सेल वॉल बना दो, अंदर राइबोसोम रख दो, ये 3-4 साइटोप्लाज्म बना दो, सेल वॉल बना दो, ठीक है। और उसके बाद से ये जो हो गया एक इस फिगर से तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया क्रोमोसोम मतलब डीएनए, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो ये नहीं है, तो ये जो इसका अंदर का डीएनए है वो इधर उधर बिखरा पड़ा है, ठीक है। अब इसी डीएनए के अगल बगल में एक छोटे छोटे सेल होते हैं, या जैसे यहाँ पे मैंने डीएनए बनाया ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल होते हैं जिसे अपन लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ये हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें एक ही दिया है लेकिन बहुत सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं एक बैक्टीरिया में, ठीक है ना। अब प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि वो रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक से। उसके अलावा क्लास 12th में बायो टेक्नोलॉजी में चैप्टर है, उसमें अच्छे से समझ पाओगे कि ये सेकेंड लाइन क्या कहना पा रहा है। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल ट्रांस मतलब कि अगर मतलब सिंपल सा भाषा में ये समझ लो कि मैन के जीन को यानी ह्यूमन के जीन में अगर डीएनए में किसी चीज़ की कमी हो जाती है और वो बैक्टीरिया के डीएनए में है तो उसको उसमें डाल के उसमें से ले लिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब यही है, मीन्स दैट बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को अपन लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा बात यही है। उसके साथ यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। इसके साथ थैंक यू मित्रों। पार्ट 1 निपटता है एंड पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा और सेल बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताना। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हो बिन